तो जो गो के सिंध गवर्नमेंट ने इस सिलसिले में बड़ी तेज़ रफ्तारी से कार्रवाई की और अपने एमपीए को भी जो नाज़िम जोकियो के कत्ल में कहा जाता है कि बराह रास्त मुलव्विस हैं, उनको भी गिरफ़्तार किया। उनके साथ दीगर 7 मुल्ज़िमान भी गिरफ़्तार हुए। कुछ अभी तक जो हैं वो मफरूर हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी गए, लेकिन बहरहाल ये केस हो या तमाम ऐसे केसेस हों, वो फिर तनाज़े का यानी कंट्रोवर्सी का शिकार हो जाते हैं। और इस केस में भी हम देख रहे हैं कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल साहब ख़ुद वहाँ गए और अब अभी थोड़ी देर पहले प्राइम मिनिस्टर ने नाज़िम जोकियो केस के सिलसिले में JIT तश्कील देने का ऐलान किया है। और ये जो मंजूरी दी गई है, इसका मतलब ये है कि इस केस के सिलसिले में महज सिंध पुलिस ही तफ्तीश नहीं कर सकेगी, महज सिंध पुलिस ही इस केस को आगे नहीं बढ़ाएगी, बल्कि हुकूमत की जानिब से जो JIT होगी, यकीनन जिसमें सिंधी से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान हों या कोई मरकज़ से आएंगे, तो वो इस बात का तयन करेंगे कि वाकई जो अब तक तफ्तीश हुई है, जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं, वो इससे किस हद तक फेडरल गवर्नमेंट और मैंने कहा जैसे JIT वो इससे मुतमईन होगी या नहीं। लेकिन एक हाई प्रोफाइल केस ये बन गया है सिंध हुकूमत के लिए, और इम्तहान और अदालती एतबार से भी बड़ा अहम केस। जैसे मैंने कहा कि अमूमी तौर पर तो ये प्रोविंशियली सब्जेक्ट रहता है, चाहे KP में कोई इस तरह का केस हो, पंजाब में भी हो, लेकिन सिंध हसास सूबा और फिर यहाँ जो कन्फ्रंटेशन है वफाक और सिंध की, उस वजह से भी जैसे मैंने कहा कि गो के अभी तक सिंध गवर्नमेंट ने बड़ी तेज़ रफ्तारी से इस पर अमल किया था, गिरफ्तार किया था। जी, आज जो ऐलान हुआ है, अफजल नाज़िम जोकियो के भाई हमारे साथ हैं, बताएं ये जो ने ये कहा है कि आप लोगों पर दबाव था, इस सबब जो है वफाकी हुकूमत को यानी प्राइम मिनिस्टर को, इमरान खान को JIT बनानी पड़ी, यानी बराह रास्त मुलव्विस हुए, तो क्या आप लोगों पर ऐसा दबाव था और आप जो तफ्तीश हो रही थी उस मुतमईन नहीं थे, इसलिए ये JIT बनी? जोकियो साहब जी साईं। हेलो जी साईं, जी साईं। सर, जो आपका है कि हम मुतमईन वाकई नहीं थे इस पुलिस के जानिब से जो टीम बनाई गई थी, क्योंकि जो टीम बनी थी उसने सबसे पहले जब इनको ट्रांसफर की गई थी इन्वेस्टिगेशन, तो सबसे पहला ये मुआयना होता है, जब भी कोई FIR होती है तो मौका मुआयना किया जाता है। तो इनको ये मातहत से ये परेशान थे कि हम जाम हाउस के अंदर कैसे जो है जाएं, और जो है इनमें वो काबिलियत ही नहीं थी कि वो जाकर वहां से कोई रिकवरी करे या मौका मुआयना करे। सबसे पहले ये जब इन्होंने राब्ता किया था हमसे, सबसे पहले मुद्दई से, तो हमारा पहला ही मुतालबा ये था कि हम ऑन स्पॉट चलेंगे, सबसे पहले मौका मुआयना बनाएंगे, उसके बाद जो है मजीद हम जो है बयानात देंगे और उसके अलावा केस को आगे बढ़ाएंगे। तो ये तो पुलिस की मजबूरी थी, क्योंकि उनको कोर्ट में रिमांड पेश करना था, तो मजबूरन होकर जो है वो हमारे साथ चले और मौका मुआयना करवाया। तो उसके अलावा मौका मुआयना करवाने के बाद जो वहाँ पे रिकवरी थी, सबसे जो अहम रिकवरी थी वो थी CCTV कैमरास। तो इन्होंने बार बार मिन्नतें करने शुरू की थी वहाँ पे कि हमें CCTV कैमरास चाहिए, यानी वो अपनी वो जो इनको काम करना चाहिए था टीम को, जो वो उसी तरह से नहीं कर रहे थे, तो वो मजबूर थे कि भाई वो उनको मिन्नतें कर रहे थे, तो वो उन्होंने कहा कि भाई आप ये समझते हैं कि ये जो JIT वो होगी, अब ऐसा नहीं हो कि आप देखें ना कि ये कुछ सियासी मसला ना बन जाए, क्योंकि आपको इल्म है कि जब पहले ही ये कन्फ्रंटेशन है, अब वो फिर कहेंगे आपने सिंध हुकूमत और जो तफ्तीशकार थे या पुलिस थी उस पर अदम एतमाद का इजहार किया, वफाक से नुमाइंदा आएगा, तो ये तनाज़े का शिकार नहीं हो जाएगा मदर साहब? नहीं सर, सर मसला ये था कि सबसे पहले जो हमारी कोशिश थी ये थी कि जो FIR काटी गई थी उसमें जो मुल्ज़िमान थे वो समझ ना होने के बराबर थे। ठीक है, तो पुलिस के जाने जो FIR काटी गई थी, हमारी सबसे पहले ये कोशिश थी, जो मेन मुल्ज़िम था जाम अब्दुल करीम और जो इनको लेकर गए थे, अगवा करके गए थे यहाँ, जो जिन्होंने उनको जो है तशद्दुद का निशाना बनाया था, या वो लोग जिन्होंने इनको मौतमार धमकियां दी थी, हमारी कोशिश ये थी कि सबसे पहले के बतौर मुल्ज़िमान उनको जो है शामिल किया जाए।
जब हमने इस जो टीम आई थी उनकी जो हमने पोजीशन देखी तो हमने पहले यही कहा कि जो ये वाकया हुआ है, सबसे पहले जो वाकया हुआ है, जो अरबों जो ये गैर मुल्की जो अरब थे जिसकी सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी वीडियो, ये हुदूद थी पाकिस्तान स्टील टाउन थाना की, ठीक है। और उसके अलावा जो अगवा किया गया था नाज़िमुद्दीन को, और वहाँ पे जो जाम अब्दुल करीम के लोग लेकर गए थे, तो वो भी जो थी वो स्टील टाउन की हद थी। तो हमने ये सबसे पहले ये रखा कि आप उनके लिए एक और FIR लॉन्च करेंगे या जो है नहीं मतलब यानी टेक्निकल ये तो एक कानूनी मुशागावियों से हटकर, कानूनी यानी जो ज़बान से हटकर अगर मैं आपसे मालूम करूं कि बहरहाल MPA को गिरफ्तार किया गया, अभी उनको और बकिया 7 गालिबन 8 लोग गिरफ्तार हैं, शायद 1-2 मफरूर भी हैं, तो केस तो आगे बढ़ रहा था। वज़ीर आला भी आपके पास आए थे और उन्होंने भी आपको इत्मीनान दिलाया था। तो आप नहीं समझ रहे थे कि जो सिंध की हुकूमत ने जहां तक कार्रवाई की थी उस पर क्या आप पर दबाव क्या था कि केस वापस लेने के लिए कहा गया था? ये कहा जा रहा था कि आप MPA का नाम न लें, क्या दबाव था? दबाव कोई भी नहीं था। मसला ये था कि जो FIR काटी गई थी वो इतनी कमजोर काटी गई थी कि जो मुल्ज़मान थे वो बआसानी इस केस से बाइज़्ज़त बरी हो जाते। जो FIR काटी गई थी, जो बर वक्त काटी गई थी, उसमें जो टाइमिंग थी वो भी गलत थी, और उसके अलावा जो उन्होंने लोकेशन दिखाई गई थी वो भी जाम हाउस के अंदर की नहीं दिखाई गई थी, बाहर की दिखाई गई थी। उसके अलावा उसमें कोई आई विटनेस भी शामिल नहीं किया गया था जिसमें ये साबित हो कि जो है जाम अब्दुल करीम और MNA और जाम अवैस गोराम ने ही जो है नाज़िमुद्दीन को जो है तशद्दुद का निशाना बनाया। और उसके अलावा और बहुत सारे उसमें जो है ऐसी बातें रखी गई थी, मगर जो है ये जो वजीर आज़म पाकिस्तान या पीपल्स पार्टी के जितने भी नुमाइंदे आए थे और जिन्होंने तसल्ली दी, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम का जो रद्द अमल था उसको ठंडा करने के लिए ये बार बार आ रहे थे और वो तसल्ली दे रहे थे कि हम, और जो लवाहिकीन की जानिब से जो टीम में जो अफसरान के नाम दिए गए थे वो भी इसमें शामिल नहीं थे। ये जो टीम बनी थी, अब आप इसके मैंने आप जो JIT बनने के बाद एक हद तक आप मुतमईन हुए कि सिंध हुकूमत भी अपनी कार्रवाई करेगी और JIT भी कार्रवाई करेगी, ऐसा ही है? हाँ, इससे ये होगा कि जो कातिल है वो जो है इसके से बच नहीं पाएंगे। ठीक है, मजहर जी जो ये कह रहे थे कि वो वाकई उन पर ये दबाव था, उनका ये भी कहना था कि FIR दुरुस्त नहीं है। मैंने खुद अपने पीपल्स पार्टी सिंध के रहनुमाओं को अभी भी थोड़ी देर पहले मैसेज दिए थे कि JIT के सिलसिले में उनका क्या रद्दमल है, लेकिन अभी तक मुझे उनकी जानिब से जवाब नहीं मिला, क्योंकि आपको इल्म है कि प्रोफेशनली ये मेरा फ़र्ज़ था कि जहां मैं एक मौक़िफ़ यानी JIT के हवाले से उनके वकील का करूँ, सिंध हुकूमत के किसी तर्जुमान से भी रब्ता करूँ। देखें, अगर इस शो के दौरान उनके किसी तर्जुमान ने अपने रद्दमल का इज़हार किया तो वो भी आपके सामने आएंगे। और जो आपने देखा कि जो डेवलपमेंट हुई है ख़ास तौर पर पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी असम्बली के इजलास में, और आज फिर फवाद चौधरी ने एक बार फिर ये कहा कि जो कॉलरम तहरीक तालिबान से मुज़ाकरात हैं उसके, और जो लेकिन उससे एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया है, और MKM यानी समेत वो तमाम जमातें जो गालिबन कोई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से 78 ऐसी जमातें हैं जिन्हें बैंड किया गया था, अब वो भी रुजू कर रही हैं, वो भी मुतालबा कर रही हैं कि इन पर से पाबंदी उठाई जाए। ख़ास तौर पर मैं देख रहा था कि अहले सुन्नत वल जमात है ASP, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि जनाब उन पे से उनके तर्जुमान औरंगज़ेब फ़ारूकी ने कहा है, फिर सिपाही मोहम्मद, सिपाही साहबा, फिर बैंड और बड़ी जो हाई प्रोफाइल जैश मोहम्मद और जमातुद्दावा, फिर तहरीक निफ़ाज़ जाफ़रिया, लश्कर जंगवी, हिज़्ब तहरीर, इन तमाम के कायदीन और इनके जो तर्जुमान अब ये मुतालबा करते नज़र आ रहे हैं कि अगर आप तहरीक तालिबान पाकिस्तान जिसने जो कुछ किया, मैं उसकी तफसीर में नहीं जाऊँगा, जो उनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं, उनको उनके नाम के साथ कालदम हटाने की तैयारियाँ हो रही हैं। फिर तहरीक लब्बैक जिसको आप पहले ही उससे कालदम हटा चुके हैं, तो उनकी तंजीमों को क्यों नहीं किया सकता। मेरे साथ साबिक़ वज़ीर ख़ारजा मियाँ खुर्शीद कुसूरी साहब मौजूद हैं। कुसूरी साहब,
आप क्या समझते हैं कि एक तो मैं आपका पहले शुक्रिया अदा कर दूं कि कहा यह गया है कि काबुल हुकूमत के ताउन से अब तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात हो रहे हैं। आप समझते हैं कि इससे कोई फ्रूटफुल यानी मज़बूत नताइज निकल सकेंगे कसूरी साहब? जो लोग इसमें कुछ खदशात का इजहार कर रहे हैं, ये बात काबिल फ़हम है। लेकिन एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि अमेरिका एक सुपर पावर है। जितने अमेरिकनों को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है तहरीक तालिबान अफगानिस्तान ने, उनके साथ पाकिस्तान भी शामिल थी, तो उसमें उनके पास कोई रास्ता नहीं रहा। बिलाखिर उन्होंने उनसे बातचीत की और कई साल बातचीत होती रही। इसी तरह जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी, बहुत से अंग्रेज उसको सरेंडर समझते थे, खास तौर पर जिनके अजीज व अकारिब IRA के हाथ मारे गए थे। ये दुनिया के बहुत से इलाकों में होता है और मैं ये कहूँगा कि कोई इसमें किसी को खुशी नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा ऑप्शंस नहीं रह जाते। वो अंग्रेजी में कहा जाता है कटिंग योर लॉसेस। अब यह है कि दो ऑप्शंस हैं आपके सामने। एक ये है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है, पहले होता यह था कि जो प्रॉब्लम पाकिस्तान के लिए था कि वहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो थी उसको खुली छुट्टी थी, क्योंकि अनगवर्नड स्पेसेस थी और वहाँ हिंदुस्तान की रॉ और अफगानिस्तान की NDS मिल के पाकिस्तान पे हमले कराया करते थे। ये को मेरे ज़हन की या पाकिस्तानी मीडिया की इख्तरा नहीं है। अभी हिंदुस्तान के 3 स्टार जनरल जो कि कश्मीर में इंचार्ज रहे हैं, उन्होंने जनरल सिंह ने एक मजमून लिखा है और वो बड़ा इंटरेस्टिंग मजमून है। जब हुकूमत गिर गई और तालिबान बरसर इक़्तिदार अभी आए भी नहीं थे, आने वाले थे, तो उन्होंने कहा अफसोस की बात है, ये एक अच्छा वक्त था जब अफगान हमारे दोस्त यानी कि जो उस वक्त की हुकूमत थी और NDS और हम मिल के अपने, अंग्रेजी का लफ्ज़ था कॉमन एडवर्सरी, यानी जो हम कॉमन, उनका एडवर्सरी तो पाकिस्तान ही था ना, उस पे मिल के हम अपना मतलब हमले किया करते थे। अब वो हमारे लिए रास्ता बंद हो गया। अब पाकिस्तान के लिए जो ऑप्शंस आसान नहीं थे, जब तहरीक तालिबान अफगानिस्तान हुकूमत में आई तो नेचुरली पाकिस्तान ने उनसे डिमांड की, जैसे चीन कर रहा है, रूस कर रहा है और लोग भी, और भी ममालिक कर रहे हैं, ईरान कर रहा है और सेंट्रल एशियन रियासतें हैं, खास तौर पर ताजिकिस्तान, क्योंकि बहुत से ताजिक आबाद हैं अफगानिस्तान में, कि जी उनके इलाके पे हमले अफगानिस्तान की टेरिटरी से बंद किए जाएं। तो अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को फिर कहा कि जी अभी तक तो ये हमारे हलीफ थे, आप हमसे अगर डिमांड कर रहे हैं तो फिर हम यही कर सकते हैं कि आपकी सुलह करा दें। अब पॉइंट इसमें यह है कि जब तक सुलह की टर्म्स ना हो, मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने इन प्रिंसिपल एक बात की है, चाहे आपके लिए वो काबिल कबूल हो ना हो, बहुत से लोगों के लिए ना हो, एतराज ये भी किया जा रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन क्यों बताया गया, पार्लियामेंट का सेशन क्यों नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। लेकिन इन प्रिंसिपल ये कुछ दुनिया में पहली मर्तबा नहीं हुआ। दुआ ये करनी चाहिए और दवा भी करनी चाहिए कि ये जो मामला है अब ये सेटल हो जाए। हमारे जो तालिबान, हमारे जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जो आप जो सॉरी टू इंटरप्ट यू, कि आप जो जिन मिसालें दे रहे थे दुनिया में, तो वहाँ तो एक कोई तंजीम होती है जो गोरिल्ला वॉर लड़ रही हो या मुजाहिमत की तहरीक लड़ रही हो। यहाँ तो हमने ये देखा कि कभी वो अफगान तालिबान हो जाते हैं, कभी पंजाबी तालिबान हो जाते हैं, कभी पाकिस्तानी तालिबान हो जाते हैं। और एक अभी जब अभी बैठे नहीं थे हमारे काबुल में ये तालिबान, जो अफगान तालिबान, जब कोयटा में धमाका हुआ उनसे पूछा गया कि आप इस बारे में क्या कहेंगे, कहते हैं हमारा पाकिस्तानी तालिबान से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो आपका जो इतना तजर्बा है, इस बुनियाद पर आप आमतौर पर लोगों का परसेप्शन ये है कि पंजाबी, काबुली, पाकिस्तानी जितने भी तालिबान हो, ये सब एक हैं कसूरी साहब।
जी हाँ, उसकी बात यह है कि इस इलाके की ये बदनसीबी है कि 1979 से जब से सोवियत यूनियन की इन्वेजन हुई है, फिर बाद में अमेरिका आ गया, इस खित्ते में अमन नापैद हो गया था। जब किसी और पैसे भी हिस्टोरिकली अफगानिस्तान की अगर आप रियासत देखें तो इनका जो बादशाह भी था जिनके दौर में, और आखिरी बादशाह निस्बतन अमन भी था, वहाँ की जो हुकूमत थी उसकी बेसिकली काबुल में हुकूमत होती थी और बड़े शहरों में, और एक किस्म का अलायंस हुआ करता था। मुख्तलिफ जो काबुल में गवर्नमेंट थी, मुख्तलिफ नेशनल लीडर्स जो होते थे उनके साथ अलायंस होता था, और ताजिक को एक बहुत बड़ा रोल भी दिया जाता था। हालांकि इसमें कोई शक नहीं कि जब से अहमद शाह अब्दाली ने इस रियासत का क़याम किया है, यह पश्तून डोमिनेटेड थी, और यही वजह है कि इतनी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस हुई है पश्तूनों की तरफ से लार्जली। बाद में तो खैर अफगान तालिबान ने नॉन पश्तून एलिमेंट्स को भी अपने साथ मिलाया था। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आप कह रहे हैं कि जी मुख्तलिफ किस्म के ग्रोह आ गए, और अब से बड़ा खतरा जो है वो बहुत बड़ा खतरा है, और ख़ास तौर पर जो जितने शिया हजरात हैं उनकी तमाम मसाजिद पर हमला ही नहीं करते बल्कि कबूल करते हैं कि हमने हमला किया है, और वो उनसे जो इलाके की बाकी रियासतें हैं उनको भी खतरा है। ये जो चाहे रूस हो, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हो, चाइना हो, पाकिस्तान हो, इसमें एक ही काम हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में अमन लाया जाए। पाकिस्तान इस इलाके में कलीदी किरदार अदा कर सकता है। मेरा एक अंदाजा यह है कि जितना नुकसान तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने अफवाज पाकिस्तान को पहुंचाया था, उन्होंने भी फूक फूक कर कदम रखा होगा। कौन भूल सकता है उस बेदर्दी को जिससे इन्होंने कत्ल किया था बच्चों को और टीचर्स को आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो मैं ये समझता हूं कि ये जो भी फैसला किया गया है, ये यही सोच के किया गया है कि अब बेहतर है कि इस इलाके में अमन हो। और ये बहुत से लोग अब ये सवाल करेंगे कि जी जिनके प्यारे, जिनके रिश्तेदार, जिनके दोस्त, उनको शहीद कर दिया गया, उनका क्या बनेगा। अब ये रियासत को देखना है कि इसमें जो इनकी वो लोग थे जिनकी बड़ी जबरदस्त किस्म की वो थी, इसके अंदर लॉसेस हुए हैं, उनको किस तरह मनाया जाता है। एक आउटरीच प्रोग्राम की जरूरत है। लेकिन कुछ अगर मैं आपसे कंक्लूडिंग क्वेश्चन ये करूं कि अच्छी बात थी कि पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ, एतमाद में लिया गया अस्करी क़यादत को भी, लेकिन एक इबहाम ये है कि अभी तक हम तयन नहीं कर सके कि फॉरेन पॉलिसी, जैसा कि आप थे मुशर्रफ साहब के साथ, लेकिन बहरहाल आपका एक अपना एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू सामने आता था। अब तो खैर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी फॉरेन पॉलिसी पे कर रहे हैं, इंटीरियर मिनिस्टर भी फॉरेन पॉलिसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं। हमें इल्म है कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का अहम रोल होता है काबुल वगैरह में, लेकिन मौजूदा हुकूमत की जो फॉरेन पॉलिसी है, हम समझें कि दे आर इंडिपेंडेंटली एक हद तक, बड़ी हद तक आगे बढ़ा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरा जो अपना तजुर्बा है, सारी दुनिया सिर्फ 2-3 अशखास हैं किसी भी मुल्क के जिनको फॉरेन पॉलिसी के मामलात में सीरियसली लेती है। एक सदर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सिंबल है और वो कम बोलते हैं, नहीं तो वजीर आजम और वजीर खारजा। बाकी किसी को, मेरे दौर में तो ये नहीं होता था जब मैं वजीर खारजा था। बेहतर पॉलिसी ये है कि फॉरेन ऑफिस का स्पोक्समैन ज्यादा बोले और वो ही बोले, उसके अलावा वजीर खारजा को जब जरूरत हो वो बोले, प्राइम मिनिस्टर बाहर सूरत बोल सकते हैं, वो तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। लेकिन ये मैं आपसे एग्री करता हूं कि कंफ्यूजन फैलता है अगर इनके अलावा लोग बोले। ये मैं आपसे एग्रीमेंट में हूं। शुक्रिया मियाँ खुर्शीद कसूरी साहब, फॉरेन मिनिस्टर। उनका ये कहना था कि सॉरी टू से विद ड्यू रिस्पेक्ट प्राइम मिनिस्टर के, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर के फॉरेन पॉलिसी के बारे में उसूली तौर पर तो फॉरेन मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर ही को बात करनी चाहिए।
इधर पार्लिमानी पार्टी के इजलास में ये देखा गया कि एक बार फिर बड़े शीरो शिकर नज़र आए हमारी नून लीग और पीपल्स पार्टी की क़यादत। लेकिन अभी जो मैं देख रहा था पिछले चंद घंटों में कायरा साहब का बयान आया, पीडीएम सामने आ गई और जो पीडीएम में या एक वसी तर इत्तेहाद के सिलसिले में गुफ्तगू हो रही थी वो क्या किस करवट बैठेगी, इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुशामदीद करता है। और पीर को कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी के इजलास के बाद जो 5.5 घंटे जारी रहा, हम देख रहे थे कि बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे, बड़ी उनकी सरे वर्क पे तस्वीर भी लगी, एक सफ़े पे दोनों नज़र आए। और फिर बाद में भी पार्लियामेंट के अंदर जो मुलाकातें हुई उसमें न सिर्फ बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ बल्कि पीडीएम की दीगर पार्टियों के साथ भी जो मुलाकातें हुई उससे ये तासुर आ रहा था कि शायद पीडीएम दोबारा एक बार फिर इत्तेहाद की तरफ जा रही है। लेकिन आज हमारे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा ने एक धमाका खेज बयान देते हुए ये कहा कि पीडीएम हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। देखिए कायरा साहब कह रहे हैं। पीडीएम की क़यादत को भी मैं पैगाम देना चाहता हूँ, पीडीएम अब अमलन खत्म हो गई। आपको समझ आ गई, सारी कौम ने देख लिया कि पीडीएम पीपल्स पार्टी थी। पीपल्स पार्टी जब तक पीडीएम में थी उसमें जान थी। आपने हमें हमारी इंसल्ट करके हमें पीडीएम से अलग किया है। जी तो कायरा आप कह रहे थे सारी कौम सुन ले, पीडीएम पीपल्स पार्टी थी और पीपल्स पार्टी करने के बाद पीडीएम ख़त्म हो गई। आज मैं देख रहा था कि पीडीएम के तर्जुमान हमारी जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा हाफिज़ अहमदुल्ला साहब ने जवाबी बयान भी बड़े गरज चमक कर दिया और हमारे लिए वक्त भी निकाला है। शुक्रिया हाफिज़ साहब। आज जो मैं देख रहा था कि जिस तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी शहबाज शरीफ से मिले और आगे जो गुफ्तगू हो रही थी शायद दोबारा इत्तेहाद की सूरत बन रही थी, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है वो एक हो जाएं और आप यानी जेयूआई या जो छोटी छोटी पार्टियां हैं इनको छोड़कर कोई अलग इत्तेहाद बनवा लें? हाफिज साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए बरेलवी साहब, पार्लियामेंट से बाहर और पार्लियामेंट के अंदर मुख्तलिफ किस्म की सूरत हाल होती है। पार्लियामेंट के अंदर जितनी भी अपोजिशन की जमातें हैं, पार्लियामेंट के तकाजे होते हैं, मुख्तलिफ मराइल होते हैं, वहाँ पीडीएम की प्लेटफार्म से भी यही कहा गया है कि पार्लियामेंट के अंदर जो इशू आते हैं उन इशू में अपोजिशन की जितनी भी जमातें हैं, ख्वाह वो पीडीएम का हिस्सा हो या ना हो, वो आपस में बैठ भी सकते हैं और एक दूसरे के साथ एक दूसरे के मुआविन भी हो सकते हैं। इशू टू इशू मुत्तहद हो सकते हैं वहाँ पार्लियामेंट के अंदर। जैसे कि फर्ज करें ईवीएम है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, इसमें पीडीएम हो या दीगर अपोजिशन की जमातें, उन सब का मौक़िफ़ एक है। और हुकूमत ने जब चढ़ाई की इलेक्शन कमीशन पर, तो उसके इलेक्शन कमीशन की हिमायत में सपोर्ट में हुकूमत के खिलाफ पूरी अपोजिशन एक प्लेटफार्म से बढ़ती। नीयत तरमी में ऑर्डिनेंस आया, इस सिलसिले में पूरी अपोजिशन ख्वाह पीडीएम में शामिल जमातें हो या ना हो, सब एक ही। इस किस्म के मुख्तलिफ इशूज आते हैं पार्लियामेंट के अंदर, उसमें इकट्ठ होना, उन पर बैठना, इशू टू इशू आगे बढ़ना, मेरा ख्याल में इसमें कोई कबाहत नहीं है। नहीं, वो तो हाफिज साहब आपका कहना दुरुस्त है कि इतनी कुर्बत जिनके बारे में आप बता रहे थे इशू आए, लेकिन आज तो कायरा साहब ने कहा कि पूरी कौम सुन ले, साफ साफ कह रहा हूँ, पीडीएम पीपल्स पार्टी थी और पीडीएम अब ख़त्म हो चुकी है। उसका इससे ज़्यादा क्या दो टोक अल्फाज में आपको पैगाम दिया जाए जो कायरा साहब दे रहे थे अपनी पार्टी की जानिब से? हाफिज साहब नहीं, बात यह है कि एक तो हमें अफसोस भी होता है और दुख भी कि कायरा साहब ने जो बात की, हालांकि वो एक संजीदा बंदा भी है, वहाँ लाहौर में खड़े हो कि उधर अपोजिशन बिलावल और शहबाज शरीफ एक प्लेटफार्म पर बैठे हैं पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को कैप्टन देने के लिए। दूसरी तरफ कमरुज़्ज़मा कायरा चंद वोट के हसूल के लिए, हालांकि वो जीत भी नहीं सकते, चंद वोट के हसूल के लिए वो तीरबारी और
पत्थरबारी करते हैं पीडीएम के खिलाफ, करते हैं पीडीएम के खिलाफ या पीडीएम में शामिल बड़ी जमात PMLN के खिलाफ, तो मौकफ एक करे ना कि PMLN के साथ देना है यानी उनके साथ बैठना है यानी बैठना। उधर आपका चेयरमैन बिलावल शहबाज शरीफ साहब के साथ बैठे, इधर आप लाहौर में खड़े होके आप नवाज शरीफ की मौकफ पर तनकीद करते हैं और पीडीएम को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी ये फैसला कर चुकी है कि वो इमरान खान और हुकूमत की अपोजिशन नहीं है। मालूम ये हो रहा है कि वो अपोजिशन की अपोजिशन कर रही है, जो कि हुकूमत की इनडायरेक्टली खिदमत है। फिर से मैं कहता हूं कि अब इनकी कीमत उन्होंने क्या वसूल किया है कि वो इनडायरेक्टली हुकूमत को सपोर्ट कर रही है इस बुनियाद पर कि वो पीडीएम को भी तनकीद का निशाना बना रहे हैं और पीडीएम में शामिल जमात PMLN को भी निशाना बना रहे हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने इनके रद्द-ए-अमल में स्टेटमेंट भी जारी किया है अभी कायरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के रद्द-ए-अमल में कि पीडीएम की प्लेटफॉर्म से यूसुफ रजा गिलानी सेनेटर बना ना, 80 वोट तकरीबन 85 वोट से PMLN की थी, 17 वोट JUI की थी और दीगर पार्टियों की। अगर ये वोट ना होता तो गिलानी तो सेनेटर नहीं बन सकता। उन्होंने सेनेट में जाके सरकारी वोट हासिल करके एक अपोजिशन लीडर के ओहदे के हुसूल के लिए सौदा करके सादिक संजरानी को चेयरमैन बनवाया, गफूर हैदरी को एज ए डिप्टी चेयरमैन हरवाया, यूसुफ रजा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने के लिए सरकारी बाप पार्टी से 4-5 वसूल वोट हासिल किए। और उसी दिन जब यूसुफ रजा गिलानी का नोटिफिकेशन हो रहा था एज अपोजिशन लीडर, उसी दिन सुबह मरियम नवाज जाती उम्र में कमरुज़्ज़मान कायरा बशमूलियत पीपल्स पार्टी के दीगर साथी वहाँ नाश्ता नोश फरमा रहे थे। तो एक तरफ नाश्ता नोश फरमा रहे हैं, दूसरी तरफ धोखा देकर अपोजिशन लीडर का फायदा वसूल कर रहा है। तो एक टिकट में 2 मजे लेने वाली बात है। तो ये कहाँ की सियासत है? हाफिज साहब, आप तो अब इतने बरहम है कि अब तो ऐसा वाकई लगता है कि पीडीएम ख़त्म हो गई, जैसे कि उन्होंने कहा। शुक्रिया हाफिज साहब। मैंने कहा ना कि बड़े बरहम थे इस बात पर कि कायरा साहब ने जो बयान दिया है और कहते चंद वोटों के लिए, खैर ज़रा हाफिज साहब का मौक़िफ़ है, इसके बावजूद वो कह रहे थे कि बड़े संजीदा आदमी है। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद आपको खुशामदीद करता है। और जैसे मैंने कहा कि पीर को तो ऐसा लग रहा था कि नून लीग और पीपल्स पार्टी में जो कुर्बतें, जो मीटिंगें, और ऐसा लग रहा था कि शायद करीब आ रहे हैं, लेकिन आज कायरा साहब ने बयान दिया, हम्दुल्ला साहब ने जवाबी बयान दिया। इंतज़ार कौमी असम्बली में की कार्रवाई में मौजूद थे। इंतज़ार एक परसेप्शन था, ये ख्याल ये था कि शायद ये जो कल में जो नून लीग में और पीपल्स पार्टी में ख़ास तौर पर और दीगर जमातों में जो हमांगी नज़र आ रही है, शायद वो एक कदम आगे बढ़े। लेकिन आज माहौल कैसा था? आपने देखा किसी दौरान कायरा साहब का बयान आ गया, फिर हम्दुल्ला का बयान आ गया, तो ऐसा लग रहा है कि वही पोजीशन है या कुछ तब्दीली है इसमें अपोजिशन के इत्तेहाद में? जी देखिए मेहरी साहब, जहाँ तक बात है पार्लियामान की, तो पार्लियामान में तो पोजीशन जो है वो अभी तक यकसू है, क्योंकि आज भी जॉइंट पार्लियामेंट्री मीटिंग हुई है अपोजिशन की कायदे इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ के चैम्बर में। ये इजलास हुआ जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी और MMA के अरकान मौजूद थे। लेकिन पार्लियामान से बाहर जो है वो पीपल्स पार्टी और JUI के दरमियान लफ्जी जंग जरूर हो रही है। कमरुज़्ज़मान कायरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उसके ऊपर हाफिज अब्दुल्ला की तरफ से जो है वो सख्त रद्द-ए-अमल आया है और ये कहा है, उन्होंने ये अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए हैं कि PDM की पीठ में छुरा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने घोंपा है। और उन्हें इससे ये तो लगा ना, इम्तियाज आप बड़े सीनियर रिपोर्टर हैं, कवर भी करते रहे, यानी इस बात का तो इम्कानात अब मालूम होते जा रहे हैं ना कि अब जब सड़कों पर एहतजाज होगा, मुजाहरे होंगे, जलसे होंगे, तो पीपल्स पार्टी इन तमाम पार्टियों के साथ सड़कों पर होगी। ये तो मुमकिन नहीं होगा ना, पार्लियामेंट के हद तक जरूर एक होंगे। जी पार्लियामेंट की हद तक ही होंगे, बाहर पीपल्स पार्टी उनके साथ नहीं देगी। पीपल्स पार्टी एक बात जो बार बार दोहरा रही है कि खुद PDM ने ये कहा था कि वो इस्तीफे देंगे और सड़कों पर आएंगे। तो अब PDM की जो क़यादत है वो क्यों इस्तीफों से फरार इख्तियार कर रही है? पहले फिर वो इस्तीफे जमा कराए, उसके बाद फिर हम PDM का साथ देंगे। तो ये बात है। और जहां तक पार्लियामान के अंदर की बात है, तो आज
ऐवान में जो है वो अपोजिशन के रुकने कौमी असम्बली जावेद हसनैन ने एक बिल पेश किया। वो बिल था अरकान पार्लियामेंट, उन अरकान पार्लियामेंट के हवाले से जो किसी सियासी जमात से वाबस्ता हैं और वो इलेक्शन के करीब किसी दूसरी सियासी जमात को ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये बिल उन्होंने जब पेश किया तो हुकूमत की तरफ से उसकी मुखालफत की गई कि इस बिल को हम तस्लीम नहीं करते, जिस पर अददी अक्सरियत पर वोटिंग कराई गई तो अपोजिशन ज्यादा थी और हुकूमत कम थी। इस वजह से वो बिल जो है वो पेश करने दिया गया और कायमा कमेटी को भिजवा दिया, जिस पर नहीं, ये वाली बात तो दूर से, लेकिन एक बात जो मैं अगर कंक्लूडिंग आपसे ये करूं कि आपका ये ख्याल है कि भले पार्लियामेंट के अंदर कमेटियों के अंदर हुकूमत के खिलाफ मौक़िफ़ पार्लियामेंट के अंदर तो एक हों, लेकिन बाहर इस बात का इम्कान नहीं कि ये पीपल्स पार्टी दीगर अपोजिशन के साथ सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक या मज़ाहमत करे, ऐसा ही इंतजार? फिल वक्त ऐसा कोई इम्कान नहीं है। ये जो अंदर इनकी आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग हुई है वो भी मियां शहबाज शरीफ की वजह से हुई है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून का जो मुजाहमती ग्रुप है अभी तक उसकी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उस तरह से बात आगे नहीं बढ़ी। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सड़कों पर पीडीएम के साथ नजर नहीं आएगी और जो भी पीडीएम के ठीक है। इंतजार जैदी हमें ये बता रहे थे कि पार्लियामेंट की कमेटियां हों या इजला हों या कोई हुकूमत के खिलाफ मौक़िफ़ हो तब तो एक नज़र आते हैं, लेकिन बाहर इस बात का कोई इम्कान नज़र नहीं आता कि पीडीएम में शामिल जमातें या उससे अलग एक सड़क पर मुज़ाहमत करते नजर आएँ। इसी के साथ ही जीटीवी से मुजाहिद बेली को इजाज़त दीजिए।